नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आएगा दोस्तों, आज अपन बेहतरीन क्लास पढ़ने वाले, क्रैश कोर्स पढ़ने वाला है, बिल्कुल निःशुल्क आपको दे रहा हूं दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है इसमें ना। तो सामान्य विज्ञान का क्रैश कोर्स रहने वाला दोस्तों, जो कि हस्तलिखित नोट्स है दोस्तों, बहुत सारी मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये वनपाल और वनरक्षक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बात करें पटवार और पीटीटी वालों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये नोट्स जो है ना, ये हस्तलिखित नोट्स है, ठीक है। बहुत टाइम लगा दोस्तों, देखिएगा ये नोट्स जो है ना, ये एनसीईआरटी और जो है लुसेंट पर आधारित जो है ये नोट्स हस्तलिखित है। अगर आप भी लिखना चाहे तो लिखिएगा, नोट करिए दोस्तों, कोई है जो इसमें से आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जो भी संभावित है ना दोस्तों प्रश्न, वो इसी के अंदर से संभावित आने वाले। जीव विज्ञान के अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए आपको एग्जाम में तो इससे जरूर निकलेगा मेरे दोस्तों, आप देख लेना, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ना। तो देखिए, सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान की क्लास रहेगी, क्रैश कोर्स रहने वाला है, और दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं, बिल्कुल निःशुल्क आपको दे रहे हैं। इसमें शानदार तरीका क्या है दोस्तों, ट्रिक भी पढ़ने वाले, इसमें अपन ट्रिक भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों जैसे कि खोज करता हुए किसी के, तो खोज करता हुए तो वो कब हुए दोस्तों, कौन से सन में हुए, ठीक है, कौन से सन में हुए, कहाँ के थे, इस प्रकार की जानकारी भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो जीव विज्ञान की एक बेहतरीन क्लास जो कि आपकी 1 घंटे तक चलने वाली है। उम्मीद करूंगा हर भाई हर बहन इस क्लास को बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपका जो ये मैटर जीव विज्ञान का है, कभी अन्यथा जो है अन्यत्र जो है कहीं भी ना पढ़ना पड़े, दर दर ना भटकना पड़े। उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे दोस्तों, क्लास को बड़ी शिद्दत और बड़े ध्यान से लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस दबा दीजिएगा। सुबह 9 बजे क्लास होती है और शाम के टाइम 6 बजे क्लास होती है दोस्तों। आज जो है 6 बजे अपन ये क्लास कर रहे हैं दोस्तों, इसको भी आप जरूर पूरा का पूरा देखिएगा, तभी है जो डाउट सारे के सारे क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप सभी से एक ही निवेदन है, क्लास को कंप्लीट देखना है। आइएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए तो दोस्तों देखिएगा, विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते देखिएगा जीव विज्ञान। दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है ना, सबसे पहले किसने किया, तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम दोस्तों लेमार्क, फ्रांस व ट्रेविरेनस। देखिए लेमार्क जो कहाँ का था, ये लेमार्क जो था ना, ये वैज्ञानिक किया था फ्रांस का, ठीक है। और दोस्तों ट्रेविरेनस जो है ना, ट्रेविरेनस जो है ना, ये जर्मनी का था। तो ध्यान रखना, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का जो पहला प्रयोग किया वो 1801 में किया। क्वेश्चन कितने सारे बन रहे हैं, तो जो भी प्रश्न बन रहे हैं ना, वो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है ना, ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया लेमार्क ने दोस्तों, और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क फ्रांस का था और ट्रेविरेनस जो है ये जर्मनी का था। और 1808 की बात है, जिस समय जो है इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला टॉपिक है जीव विज्ञान का दोस्तों जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना, जीव विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। तो दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु। देखिए दोस्तों, आपके कोई भी डाउट अगर होंगे ना, तो आप पूरी क्लास देखेंगे तो ही आपका, अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट में करिएगा कि भाई सर ये जानकारी मुझे सही नहीं लगी, गलत हो सकती है। अगर पूरी क्लास देखें तो ही करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़े जो है ना, लास्ट में भी प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कहीं कहीं आपके लिए ट्रिक भी यूज होगी, ठीक है। और जो भी दोस्तों जीव विज्ञान के जो भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कोशिका समझ लीजिएगा, ठीक है, मानव रोग समझ लीजिएगा, विटामिन वगैरह हो गए, सारा सब कुछ मैटर जो है आज अपन जीव विज्ञान में पढ़ने वाले, ओके। अच्छा दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। जीव विज्ञान का विकास इन्हीं दार्शनिक के काल में हुआ था। तो बात करें कि जीव विज्ञान का जो विकास हुआ वो कौन से दार्शनिक के काल में हुआ, तो अरस्तु के काल में हुआ, इसीलिए इन्हें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चलिए ये आपका हो गया दोस्तों। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बड़े शानदार प्रश्न वन लाइनर के रूप में आपके बन रहे हैं। तो देखिएगा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, ऐसा अगर प्रश्न बने तो दोस्तों आप कर लेंगे कि लीनियस, क्या हो जाएगा, लीनियस। आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता कहा जाता है, और दोस्तों जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है। अच्छा, और चीज बात करें तो दोस्तों जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण हुआ है, जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण हुआ है। और ये वर्गीकरण किसने किया, ये वीट करने किया दोस्तों, किसने किया, वीट करने किया, ठीक है। तो ये याद रखना आप जो है
क्वेश्चन बड़ा शानदार है। और दोस्तों जो इसने जो किया ना वीट करने कौन कौन से, देखिए पहला तो जो इन्होंने नाम बताया कि मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, मैं पेन ज़्यादा ही चला रहा हूँ, पहला मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा पादप है, और चतुर्थ जो है यहाँ पर कवक दे रखा है, और पांचवा जंतु मेटोजोआ दे रखा है। तो जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण की बात करें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु मेटोजोआ। और आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है, व्हिटकर को नहीं, है ना। चलिए अच्छा, अगर हम बात करें इसी में आगे तो देखिएगा दोस्तों, जीव द्रव्य का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, पुरकिंजे द्वारा। एक क्वेश्चन अब पूछा जाए कि कब किया गया, तो 1839 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1839 ईस्वी में पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव्य का नामकरण किया गया। तो दोस्तों इसी प्रकार हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं दोस्तों। जीव द्रव्य के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो आपका कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक द्रव्य, ठीक है। एक कोशिका द्रव्य और एक है जो केंद्रक द्रव्य। ओके, क्लियर। अच्छा दोस्तों देखिएगा, जीव द्रव्य का लगभग जो है ना 80% जो है भाग जल होता है। जीव द्रव्य का 80% भाग जो लगभग क्या होता है, वो जल ही होता है। क्वेश्चन आप 1 लाइनर में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपके लिए काम आने वाले हैं। इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना है दोस्तों, देखिएगा इसमें जो यौगिक है ना, एक तो कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक, ये भी पढ़ेंगे आगे आइएगा। तो दोस्तों देखिएगा 81:19 का जो है यहाँ पर कुल है, इतना अनुपात है यौगिकों का, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक। ओके, क्लियर। तो दोस्तों जीव द्रव्य भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों कैटोलॉजी कहा जाता है कोशिका अध्ययन को, ठीक है। और दोस्तों एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने कोशिका को पहली बार देखा। किसने देखा, अब अगर प्रश्न बने कि कोशिका को पहली बार किसने देखा, कोशिका को पहली बार किसने देखा, तो हम लॉक कर देंगे लीवेनहॉक। दोस्तों कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, लीवेनहॉक आ जाएगा। लीवेनहॉक करते ही आपको ध्यान हो जाएगा और इसके बारे में आगे और बात करेंगे। ओके हाँ, तो देखिएगा कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। तो देखिए दोस्तों, कोशिका को पहली बार देखा किसने, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा। और कोशिका शब्द का पहला प्रयोग जो किया वो किया रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1665 ईस्वी में किया। तो बात जम रही है ना, याद कर लेना, लिख लेना, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पर कंफ्यूजन होगी आपको। अच्छा तो देखिएगा, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ये जो है ना, ये जीवाणु माइकोप्लाज्म सेप्टिकमा की है दोस्तों। सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन से जीवाणु में, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है दोस्तों, याद रखना, सबसे छोटी कोशिका है। ओके क्लियर। चलिए, और दोस्तों प्रश्न मैं आपको हर एक पर नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर इससे प्रश्न बना है, आप समझ रहे हैं कि प्रश्न कैसे बनेंगे। हंस लेके इस नोट से आपके लिए बहुत सारी मेहनत करके इस नोट्स को बनाए हुए हैं। सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, किसकी है, तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका है। ये तंत्रिका तंत्र दोस्तों मानव का जो भी है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है, जो सबसे बड़ी होती है। और दोस्तों जो जीव विज्ञान से संबंधित जो जीवों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं ना, वो अपन सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना, सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1838 या 39 में किया गया दोस्तों। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में किया गया। तो दोस्तों किसके द्वारा, ऐसा प्रश्न बने तो आप एक तो याद रखेंगे स्लाइडेन और थियोडर स्वान के द्वारा। दोस्तों आप लिखेंगे नहीं ना तो थोड़ा सा समझ आने की दिक्कत रहेगी, लिख लेना आप। और वैसे ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाने की जल्दी से कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों देखिएगा, पहली बार रडोल्फ बिर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। अब यहाँ पर मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजित होती है नहीं, ये सबसे पहले किसने बताया, ये रडोल्फ ने बताया। किसने, बिर्चो को याद रखो, या फिर रडोल्फ बिर्चो ने बताया कि 1855 बताया कि भाई ये कोशिका जो है ना ये विभाजित होती है,
ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले कोशिका सिद्धांत की बात करें, इसका प्रतिपादन 1838-39 में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने की। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना, स्वान स्लाइडेन ने की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और दोस्तों अगर हम बात करें यहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग जो है ना वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और पहली बार कोशिका को किसने देखा? तो लिवेन हॉक ने। क्लियर? ओके। अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें कि कोशिका जो है कितने प्रकार की होती है, तो आप याद रखेंगे कोशिका जो है प्राकेरियोटिक और यूकैरियोटिक दोस्तों। ठीक है, यूकैरियोटिक और है जो प्राकेरियोटिक, तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी बता चुका हूं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वही आपसे डिस्कस करूंगा, बाकी आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। देखिएगा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है ना, इस मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए जेडी वॉटसन और क्रिक ने। दोस्तों ये तो आपको याद होगा, बड़ा शानदार प्रश्न बनता है। कब किया? 1953 में किया दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जो है ना ये एनसीईआरटी और लुसेंट पर आधारित जो है तथ्य मैं आपके लिए लेकर आया हूं, गलत होने की संभावना बहुत कम है। और दोस्तों जेडी वॉटसन और क्रिक को है ना सन 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया दोस्तों। क्या? नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला इस प्रतिपादन के रूप में। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना मॉडल का जो प्रतिपादन किया इनके द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1962 में। ओके। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। देखिए दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो डीएनए का संश्लेषण किया गया ना वो किसके द्वारा? तो आप ध्यान रखना कि हरगोविंद खुराना ने किया। किसने? खुराना। तो दोस्तों संश्लेषण की बात करें तो खुराना डॉक्टर साहब को याद कर लेना, बहुत शानदार प्रश्न है। अब देखिएगा डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है दोस्तों। ठीक है, क्या? डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है, तो याद रखना। और दोस्तों आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ये भी आप पढ़े हुए हैं कि आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो यही है जो प्रकार है ये आरएनए के प्रकार। और दोस्तों डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। अब देखिए ये प्रश्न है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों प्रश्न लाजवाब है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। कोशिका विभाजन को दोस्तों यहाँ पर जो है ना वन लाइनर प्रश्न को ही देख सकते हैं आप। यहाँ पर हर एक लाइन में 2-2, 3-3 प्रश्न बन रहे हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा दोस्तों? तो विर्चाहू ने देखा। किसने देखा? विर्चाहू ने देखा। तो याद रखना विर्चाहू ने देखा। और ये विर्चाहू ने कब देखा? तो 1855 ईस्वी में देखा दोस्तों, लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ओके। और प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि समसूत्री विभाजन के बारे में आपको डिटेल देखनी है। समसूत्री विभाजन प्रक्रिया को सर्वप्रथम जो है ना वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर तो ट्रिक नहीं है, जब ट्रिक आगे आएगी तो जरूर बताऊंगा आपको। समसूत्री विभाजन प्रक्रिया को सर्वप्रथम वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। और इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया गया दोस्तों। क्या? देखिए समसूत्री विभाजन जो है ना इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंगो ने देखा, फ्लेमिंग ने 1879 में, और माइटोसिस इसका नाम दिया गया। देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? वीजमैन ने की दोस्तों। तो याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज की वो सर्वप्रथम वीज ने की। और दोस्तों समसूत्री जो विभाजन की अगर बात करें कि सर्वप्रथम किसने देखा, तो फ्लेमिंग ने देखा, वाल्थेर फ्लेमिंग ने। तो दोनों चीजें याद रखना। और दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन की बात करें ना, इसकी जो विस्तृत अध्ययन किया ना सबसे पहले वो स्ट्रासबर्गर ने किया। ये अपने पहले भी मतलब कि पहले कब 10वीं में अभी पढ़ाई होगा, स्ट्रासबर्गर ने 1888 में की दोस्तों। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। हर एक चीज को क्लियर कर लेंगे दोस्तों जो जो महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट पेज भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन देते हैं? तो ये देते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों। कौन देते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल देते हैं। और ये कहाँ के? ये ऑस्ट्रिया के हैं दोस्तों। ये जानकारी कब देते हैं कि भाई आनुवांशिकता की आनुवांशिकता भी है? तो आनुवांशिकता दोस्तों इसकी जानकारी
22 से 84 के बीच में कौन देते हैं? ये ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जॉन मेंडल देते हैं। ठीक है, और दोस्तों आनुवांशिकता का पिता किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पर प्रश्न को स्टार लगा दीजिएगा दोस्तों। आनुवांशिकता का पिता जो है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और दोस्तों अगर बात करें कि प्रयोग हेतु मेंडल ने किसका प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका? मटर के पौधे को यूज में लिया था इन्होंने। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका आगे आ जाएगा। आनुवंशिकता शब्द, दोस्तों आनुवंशिकता शब्द की बात करें तो ये दिया वॉटसन ने, विलियम वॉटसन ने इसका नाम दिया आनुवंशिकता दोस्तों। और इनके पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। और दोस्तों जीन जो है ना, जीन शब्द तो है ना, जो जीन शब्द का नाम सबसे पहले जोहानसन ने दिया। किसने? दोस्तों कहीं जॉनसन भी लिखा जाएगा, ध्यान रखना, जोहानसन या फिर पूरा नाम याद रखो तो विलहेलम जोहानसन ने इसको जीन शब्द का नाम दिया। याद रखना जीन जोहानसन। ठीक है, जीन जॉनसन ऐसा याद रख सकते दोस्तों, ध्यान रखना। ओके, आनुवांशिकता तो वॉटसन ने इसका शब्द का नाम दिया। और दोस्तों वैसे बात करें सर्वप्रथम जानकारी तो ग्रेगर जॉन मेंडल 1812 के बाद में दी। अच्छा देखिएगा दोस्तों, मेंडल के ने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव किया। सभी के लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि पढ़ भी लिया आपने। अच्छा, मेंडल के 3 नियम थे दोस्तों, कौन कौन से थे? ये प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रभाविकता का नियम 1, नंबर 2 है पृथक्करण का नियम दोस्तों, और नंबर 3 है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। ठीक है, तो 3 है, एक है प्रभाविकता का नियम, एक पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। तो दोस्तों ये 3 ग्रेगर मेंडल के हैं, जॉन मेंडल के हैं दोस्तों, याद रखना। और गुणसूत्र का नाम जो है ना दोस्तों, ये आपके W वॉल्टेयर ने दिया। गुणसूत्र का नाम दोस्तों, जीन का नाम अपन ने पढ़ा, क्लियर है ना, विलहेलम जोहानसन होगा। तो इसी प्रकार से गुणसूत्र का नाम जो है ना दोस्तों, किसने किया नामकरण? तो W वॉल्टेयर ने किया। गुणसूत्र W वॉल्टेयर 1888 में किया दोस्तों। कब किया? 1888 में किया। तो दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। अब देखिएगा जीनोम की बात करें तो देखिए दोस्तों, जीनोम क्या होते हैं? देखिए, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को ही जीनोम कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है दोस्तों कि जीनोम क्या होता है या फिर ये परिभाषा किसकी है? तो देखिए, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम ही कहा जाता है। अब है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। ठीक है, प्रश्न यही बनता है अधिकतर कि मनुष्यों में कितनी होती है? तो दोस्तों 46 होती है। और कम की बात करें तो 2 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, मात्र 2 गुणसूत्र किसमें होते हैं? एस के रिस में होते हैं। एस के रिस में जो है दोस्तों, ये कितने गुणसूत्र होते हैं? 2 होते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कबूतर में भी काफी गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेरियोडोफाइट, यहाँ पर प्रश्न है कि टेरियोडोफाइटस में सर्वाधिक जो है ना 1300 से 1600 गुणसूत्र होते हैं। कितने? सर्वाधिक 1300 से 1600 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन बड़ा जो है यहाँ पर हर एक लाइन में 2-2 प्रश्न आपके बनते हैं। तो मनुष्य में कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं, सभी को जानकारी है। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे। आर्थर कॉनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की। अब पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की दोस्तों? तो आर्थर कॉनबर्ग ने की। ओके, कब की? 1962 में। दोस्तों अधिकतर प्रश्न यही पूछा जाता है कि किसने की खोज, या फिर कौन कहाँ का था, या फिर इसने खोज किसकी की, ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। दोस्तों देखिएगा, कवक अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी किसको कहा जाता है? कवक अध्ययन को। और दोस्तों अध्ययन को अपन जो है ना, ये शाखा है ना, ये अपन आगे पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहिएगा। बड़ा एहसान होगा क्योंकि आप ही के लिए सब कुछ जो है हम कर रहे हैं। दोस्तों देखिएगा, एफ्ला नामक विष जो है कवक से बनते हैं। अब देखिएगा, कवक से कौन सा विष बनता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। और एफ्ला नामक विष जो है किससे बनता है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों याद रखना, एफ्ला नामक विष जो है कवक से बनता है। लाइकेन, दोस्तों लाइकेन ये जो क्या होता है, ये कवक और शैवालों से मिलकर बनती है। क्या? लाइकेन। ठीक है, तो ये क्या है कि लाइकेन जो है क्या है, ये कवक और शैवालों से मिलकर बनती है। और दोस्तों कवक और शैवाल की बात करें तो इसका जो अध्ययन होता है, कवक अध्ययन तो माइकोलॉजी हो गया, शैवाल अध्ययन अपन आगे बात करते हैं।
दोस्तों लाइकेन की बात करें तो लाइकेन का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया ना वो थियोफ्रेस्टस ने किया। किसने? थियोफ्रेस्टस, ग्रीक थियोफ्रेस्टस ने किया सर्वप्रथम प्रयोग। और लाइकेन का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेनोलॉजी कहलाता है दोस्तों लाइकेन का अध्ययन। ये तो है जो आपका सिंपली सेंटेंस के माध्यम से भी हो रहा है। अब देखिएगा दोस्तों आ रहा है आपका जीवाणु, ठीक है। और जीवाणु में दोस्तों बात करें कि जीवाणु जो है ना, ये खोज जीवाणु की 1683 में की थी। और आपको पूछा जाए किसने की, तो दोस्तों यही ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। और दोस्तों जीवाणु विज्ञान का पिता जो है ना, इन्हीं को कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों अपन ने ये भी बात की थी कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो है, इन्होंने भी कोशिका को पहली बार देखा, ठीक है। तो दोस्तों जीवाणु जगत की बात करें तो अपन ने ये पढ़ लिया दोस्तों। यहाँ पर अपन कहाँ पर थे? यहाँ पे थे। तो जीवाणु दोस्तों देखिएगा, जीवाणु विज्ञान की बात करें कि जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जीवाणु विज्ञान का पिता इन्हें कहा जाता है। खोज हुई थी 1683 में। ओके, क्लियर। चलिए जीवाणु दोस्तों नाम की बात करें, जीवाणु नाम एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया 1829 में दिया। किसने? 1829 में एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया। और दोस्तों लुई पाश्चर ने भी बात करें कि 1812 से 92 के बीच में लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका व दूध के पाचुराइजेशन की खोज की। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि रेबीज का टीका जो है, इसकी खोज किसने की? तो आप कर लेंगे वहां पर कि भाई लुई पाश्चर ने की अपने जीवन काल में 1812 से 1892 के बीच में। दूध के पाचुराइजेशन की बात करें तो दोस्तों इसकी खोज भी आपके लुई पाश्चर ने की अपने जीवन काल में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखना, दोनों की जो खोज इसके द्वारा की गई। और जीवाणु नाम जो है ना, ये एहरेनबर्ग ने दिया 1829 में दिया दोस्तों। कब? 1829 में दिया। अब आइएगा विषाणु की ओर। और दोस्तों विषाणु की बात करें अपन, तो विषाणु की बात करें तो इसकी खोज दोस्तों इवान विस्की ने की। विषाणु इवान विस्की विषाणु, ठीक है। तो याद रखना विस्की और विषाणु, ठीक है, विस्की विषाणु। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना कि ये कहाँ के थे? ये रूस के थे। 1892 में इन्होंने विषाणु की खोज कर ली थी। अच्छा अब आइएगा दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की ओर। और यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है इकोसिस्टम से दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग जो है ना दोस्तों, सर्वप्रथम टेंसले ने किया। किसने किया? टेंसले ने किया। मतलब कि इकोसिस्टम का सबसे पहले जो है नामकरण किसने किया? तो दोस्तों इस पारितंत्र का हो या फिर पारिस्थितिक तंत्र का हो, इसका टेंस लेने क्या, ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों बना हुआ है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा आगे बढ़े दोस्तों, देखिएगा हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। हेरोइन अफीम देखिए हेरोइन जो होती है ना, ये अफीम वो पोस्ता से प्राप्त की जाती है, ठीक है। और दोस्तों लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। लौंग जो होती है ना, ये फूल की कली से प्राप्त होती है। और दोस्तों कुनैन सिलिकोना पादप के शाल से प्राप्त होता है। कुनैन जो दोस्तों, जैसा कि आप टैबलेट वगैरह सुनी होगी, तो दोस्तों जो कुनैन है ना, ये सिलिकोना पादप के शाल से प्राप्त होती है, छाल से। और अगर हम बात करें विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो जल पादप है ना, उसका नाम है हायासिंथ दोस्तों। ये क्या नाम है इसका? हायासिंथ। और दोस्तों हायासिंथ जो है ना, जल पादप हायासिंथ इसका पूरा नाम है। विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है दोस्तों। जल का ये पादप है, हायासिंथ इसका नाम है। लौंग है जो दोस्तों फूल की कली से प्राप्त होती है। और हेरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। और कुनैन जो है ये सिलिकोना पादप के शाल से प्राप्त की जाती है। और इकोसिस्टम का सबसे पहले नाम दिया टेंसले ने। ओके साहब, अब आ जाइएगा पादप हार्मोन्स की ओर। दोस्तों ऑक्सिन्स, ठीक है, ऑक्सिन्स की खोज जो की वो 1880 में की डार्विन ने की। याद रखना पादप हार्मोन्स ये सारे के सारे ना, ये क्या है? पादप हार्मोन्स है, ठीक है ना। तो दोस्तों ऑक्सिन्स की खोज की बात करें 1880 में डार्विन ने की। जिब्रेलिन्स की खोज की बात करें तो जापानी जिनका नाम था कुरोसावा, इन्होंने 1926 में इसकी खोज की। साइटोकाइनिन की बात करें तो दोस्तों इसकी खोज आपकी की 1955 में मिलर ने की।
ठीक है ना। साइटोकाइनिन की खोज जो है 1955 में मिलर ने की। जिब्रेलिंस की खोज जो है जापानी कुरोसावा ने 1926 में की। और एब्सिसिक एसिड जो इसकी खोज की बात करें तो 1961 से 65 के बीच में कांस व एडिकोट के द्वारा की गई। कांस और एडिकोट के द्वारा। और दोस्तों एथिलीन की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो इसकी खोज जो है बर्ग ने की। एथिलीन बर्ग 1962। तो आप लिख के एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, अगर आप सुनते हैं एक दो बार तो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दोस्तों दो घटक होते हैं, सभी जानकारी रखते हैं ये तो, ठीक है। तो एक तो है आपका जैविक घटक और एक है जो अजैविक घटक। अब देखिए दोस्तों, देखिएगा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ना, ये कहाँ पर बना हुआ है, ये आपका बेंगलोर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, बेंगलोर में बना हुआ। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में है। अच्छा दोस्तों, जैविक घटक जो है ना, जैविक घटक दोस्तों कौन कौन से और अजैविक घटक कौन कौन से। तो पारिस्थितिकी या फिर कहो तो इकोसिस्टम के दो प्रकार है, अजैविक और जैविक। अब जैविक में एक तो उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है, और एक है जो अपघटक आता है। और अजैविक में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायुवीय पदार्थ, ठीक है। तो जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये किस में आते हैं, ये जैविक में आते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन ऊपर लेवल से बार बार बनता है। और अजैविक घटक की बात करें तो देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक और जलवायुवीय, तो ये तीनों को अजैविक के रूप में आप याद कर लीजिएगा। अच्छा आगे बढ़े तो दोस्तों, आगे ये आता है आपका खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है। जो खाद्य श्रृंखला होती है, इकोसिस्टम होता है, उसमें दोस्तों मानव जो है ना, मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा रहा है कि प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रश्न ऐसा आपको एग्जाम में पूछा जाए कि प्रदूषण दोस्तों कितने प्रकार का होता है मुख्यतः, तो आप एक तो वायु प्रदूषण करेंगे, एक जल प्रदूषण करेंगे, एक जो है ध्वनि प्रदूषण, एक मृदा प्रदूषण और एक नाभिकीय प्रदूषण। तो कुल जो है एक वायु हो गया, एक जल हो गया, एक ध्वनि हो गया और एक है जो मृदा हो गया, ये चार तो हो गए। अब आपको इतना से याद रखना है कि नाभिकीय भी प्रदूषण है दोस्तों, क्या है, प्रदूषण है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, एक बार वापस से देख लीजिएगा, पाद ऑफ हार्मोन जो है, मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि ऑक्सिन्स की खोज है 1880 में डार्विन ने की। जिब्रेलिंस की जो खोज है कुरोसावा 1926 में की। साइटोकाइनिन खोज जो है 1955 मिलर ने की। और देखिए दोस्तों, एब्सिसिक एसिड की खोज की बात करें तो 1961 से 65 के बीच में कांस व एडिकोट ने की। और एथिलीन खोज बर्ग है जो खोज जो है बर्ग ने 1962 में की। और दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक, जैविक और अजैविक। और दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये बेंगलुरु में है। और जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीन प्रकार के हैं। और अजैविक घटक की बात करें कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायुवीय, ओके। और दोस्तों देखिएगा, बाकी सारी जानकारी अपनी हो गई है। प्रदूषण 5 जो है, वायु है, जल है, ध्वनि है, मृदा है और नाभिकीय है। अब आइएगा दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो संस्थान है ना, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम में दोस्तों। तो देखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो ये आपका नई दिल्ली में दोस्तों, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो संस्थान है, ये संस्थान है आपका नई दिल्ली में। दोस्तों केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है, ये भी आपका नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में क्या क्या हो गया, एक तो हो गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एक जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बोर्ड, दोनों नई दिल्ली में हो गया। वापस रिवाइज नहीं करेंगे, ओके। दोस्तों जीबी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान कहां पर है, तो दोस्तों देखिएगा, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान जो है ना, ये अल्मोड़ा में है दोस्तों। ये कहां पर है, अल्मोड़ा में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा कहां पर है, तो दोस्तों देखिएगा, ये अल्मोड़ा जो है ना, ये उत्तराखंड में, कहां पर है, उत्तराखंड में। और दोस्तों हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान जो है कहां पर है, तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। अच्छा दोस्तों, केंद्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली, केंद्रीय प्रदूषण जो है वो भी नई दिल्ली हो जाएगा। बता दो दोस्तों, उस दोनों के आगे केंद्रीय लगा रखा है, बाकी किसी के आगे केंद्रीय नहीं है, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि केंद्रीय चिड़ियाघर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है नई दिल्ली हो जाएगा।
और दोस्तों अब देखिएगा, अब भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षण परिषद की बात करें तो ये आपका देहरादून में है दोस्तों, और ये देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। और इससे संबंधित और भी देखिए दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, एक तो प्रश्न ये बनता है देहरादून में, और एक प्रश्न ये बनता है कि शिक्षण परिषद जो है, भारतीय वन अनुसंधान शिक्षण परिषद जो है ये कहाँ पे, ये भी आपका देहरादून में है। ओके, क्लियर। अच्छा दोस्तों देखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये भोपाल में, और भोपाल कहां पर है, एमपी में, सभी को जानकारी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। और अगला आता है कि वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहां पर है, तो दोस्तों ये कोयंबटूर में, और कोयंबटूर आपका तमिलनाडु में पड़ता है, वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान। चलिए अगला है वन उत्पादकता केंद्र जो है ये कहां पर है, तो वन उत्पादकता केंद्र रांची में है, और रांची जो है ये आपका, रांची झारखंड है, सभी को पता है साहब। देखिए वन उत्पादकता केंद्र दोस्तों, ठीक है, तो वन उत्पादकता केंद्र रांची हो जाएगा। वन आनुवंशिकी केंद्र दोस्तों प्रजनन संस्थान जो कोयंबटूर तमिलनाडु में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल एमपी में है। और दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान की बात करें तो ये आपका फरीदाबाद में है, फरीदाबाद आपका हरियाणा में पड़ता है। फरीदाबाद कहाँ पर, हरियाणा में, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान। अच्छा, और अगला प्रश्न आता है कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ पर है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण जो है ये कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में और क्या है दोस्तों, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण की बात करें तो एक तो वानस्पतिक सर्वेक्षण और प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण दोनों जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल हो ही जाएगा, ठीक है। आफरी काजरी से संबंधित सभी को जानकारी, आफरी और काजरी जो संस्थान है ये जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान में, सभी को जानकारी है। तो दोस्तों ये हो गया राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद, वन उत्पादकता केंद्र रांची, वन आनुवंशिकी और प्रजनन संस्थान जो कोयंबटूर हो गया, ठीक है। अब अपना दोस्तों आगे आता है जीव विज्ञान के अध्ययन व शाखाएं, दोस्तों ये भी पढ़ लेते हैं, ये बड़ा शानदार प्रश्न बनता है, यहाँ से जो काफी प्रश्न बनते हैं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 1973 में मनाया गया दोस्तों, ठीक है। और उसी समय भारत की बात करें, भारत में बाघ रिजर्व भी ओपन किए गए थे, 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था बाघों के लिए, ठीक है, बाघ परियोजना जिसके नाम से। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे 5 जून 1973 में सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, और हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जीव विज्ञान के अध्ययन व शाखाएं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये अपन जरूर पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो आपको ध्यान रखना है एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। दोस्तों देखिएगा सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो दोस्तों सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। इस सेरीकल्चर में रेशम कीट रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। और दोस्तों पीसी कल्चर की बात करें तो ये आपका मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। तो देखिए एपी कल्चर मधुमक्खी हो गया, पीसी कल्चर मत्स्य पालन हो गया, और सेरीकल्चर जो है रेशम कीट हो जाएगा। क्लियर, 3 तो क्लियर आपके हो ही गए। अगला आता है माइकोलॉजी, दोस्तों पढ़ चुके हैं माइकोलॉजी। क्या पढ़ा अपन ने, कवकों के बारे में पढ़ा। माइकोलॉजी का अर्थ होता है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। और फाइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों शैवालों का अध्ययन होता है। आपको बताया था जैसा कि मैंने कि शैवाल भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों शैवालों का अध्ययन किस में होता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में होता है। और दोस्तों एंथोलॉजी की बात करें तो एंथोलॉजी होता है पुष्प, ठीक है, पुष्पों का अध्ययन जो होता है वो एंथोलॉजी में होता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पुष्पों का अध्ययन होता है। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपको सही और शानदार तरीके से दिख रहा होगा, है ना। राइटिंग वगैरह थोड़ी सी शायद है, जो कोई दिक्कत आई तो बता देना, है ना, शायद कोई दिक्कत ना होगी। हैंड रिटन नोट से बहुत मेहनत लगी है भाई साहब। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी दोस्तों शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी दोस्तों पुष्पों का अध्ययन, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। क्लियर। अब फूलों का अध्ययन क्या होता है ये भी बात करते हैं। अब देखिए आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी दोस्तों पक्षियों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है आपसे, एग्जामिनर करता है कि पक्षियों का अध्ययन किस में होता है, कौन सी शाखा में होता है, तो आर्निथोलॉजी में होता है। या फिर आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो उल्टे सीधे कुछ भी याद कर लेना।
अब देखिएगा इक्थियोलॉजी दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। इक्थियोलॉजी की बात करें तो ये मछलियों का अध्ययन होता है। बोलेंगे सर ये मत्स्य पालन। देखिए इक्थियोलॉजी है ना, इक्थियोलॉजी याद रखना कि मछलियों का अध्ययन होता है। और दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि पीसी कल्चर है ना, और ये रहा पीसी कल्चर। और पीसी कल्चर में दोस्तों मत्स्य पालन का अध्ययन होता है, मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। और मछलियों का अध्ययन जो होता है वो होता है इक्थियोलॉजी में, याद रखना। और एंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीटों का अध्ययन दोस्तों। एंटोमोलॉजी कई बार अपन इस प्रश्न को पढ़े भी है, एंटोमोलॉजी। और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। अब देखिए दोस्तों डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन होता है। और ओफियोलॉजी में दोस्तों देखिए, ओफियोलॉजी जो महत्वपूर्ण है वही बताऊंगा आपको। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है, ओफियोलॉजी सर्प, ठीक है। ओफियोलॉजी तो सर्पों का अध्ययन, और सोरोलॉजी चिपकलियों का अध्ययन, तो सोरोलॉजी चिपकलियों का अध्ययन, ठीक है। और सिल्वी कल्चर की बात करें तो काष्ठिक पेड़ों का दोस्तों संवर्धन, सिल्वी कल्चर, इसके बारे में भी अपन पढ़ चुके दोस्तों। वन विकास की बात करें तो वन विकास जो है इससे संबंधित है, ठीक है। तो काष्ठिक पेड़ों का संवर्धन कहो, विकास कहो, ठीक है ना, और गुणवत्ता कहो, सिल्वी कल्चर में अध्ययन इसका होता है। अब आता है हॉर्टिकल्चर दोस्तों। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान आता है। कौन सा आता है, हॉर्टिकल्चर में अपना उद्यान विज्ञान आता है। और फ्लोरिकल्चर में दोस्तों फूलों की खेती होती है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, और फलों की खेती दोस्तों पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों की खेती, और पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, और दोस्तों पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी में होता है। क्लियर। चलिए अब दोस्तों आइएगा मानव रक्त के बारे में, मानव शरीर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। बहुत सारी जानकारी जो आपको बड़ी और शानदार लगेगी, शिद्दत के साथ पढ़िएगा, ध्यान से और लगन के साथ पढ़िएगा। मानव रक्त, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होता है, समझे। मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है ना वो शरीर के कुल लगभग जो है ना कितनी 7% ही होती है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। रक्त एक क्षारीय विलयन है दोस्तों। रक्त जो है एक क्षारीय विलयन है, जो जिसका पीएच मान की बात करें तो 7.4 होता है दोस्तों। पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। रक्त एक क्या है, क्षारीय विलयन है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। और वयस्क मनुष्य में लगभग औसतन जो है ना कितने लीटर रक्त होता है, तो दोस्तों 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है वयस्क व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति में दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है। प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है। रक्त के दोस्तों प्रकार कितने होते हैं, ऐसा प्रश्न बने तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर। चले बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि भोजन को मुख में लेना दोस्तों क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है दोस्तों। अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को मतलब कि मुख में लिया तो उसे अंतर्ग्रहण कहलाता है वो। और दोस्तों आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। तो ये जो परफेक्ट जानकारी है ना दोस्तों दे रहा हूँ ना, ये आपके व्यवहारिक ज्ञान के रूप में भी इसको ग्रहण कीजिएगा, बड़ी शानदार है। और पढ़े भी ऐसे कि किसी को पढ़ा सको, है ना। तो आपकी जो भी आप जानकारी पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि आपको याद रहेंगे लंबे टाइम तक। देखिए आमाशय में भोजन लगभग जो है 4 घंटे तक है जो रहता है, ठीक है। और भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। और रक्त के 2 प्रकार, प्लाज्मा और रुधिराणु। वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन, और पीएच मान इसका होता है 7.4। ओके साहब, नेक्स्ट आइएगा। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। देखिए दोस्तों, जब भोजन जो है ना भोजन के आमाशय में पहुंचने पर, जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है, ठीक है, और आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। और जो पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भोजन पहुंचता है आमाशय में तब कौन सी पाइलोरिक ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस दोस्तों। कौन सा रस, जठर, और कौन सी ग्रंथियों से, पाइलोरिक ग्रंथियों से। प्रश्न किसी भी लिहाज से बन सकता है दोस्तों। कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको जीव विज्ञान से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में बने हुए हैं, और इसी
उम्मीद के साथ आपके लिए क्लास लेकर आया था। तो यकृत की बात करें दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न ऐसा कई बार बन जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो आप कर लेंगे यकृत, है ना। और दोस्तों यकृत के वजन की बात करें तो 1.5 से 2 किलो तक का यकृत का वजन होता है, मतलब कि 1.5 से 2 केजी तक का जो है वेट होता है यकृत का, ठीक है। और यकृत जो क्या है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है यहाँ पर भी। अच्छा आगे, अगर आगे की बात करें तो देखिएगा, पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, पित्त का पक्वाशय में गिरना किस क्रिया द्वारा होता है, ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा। और दोस्तों पित्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4, 7.7 होता है। और दोस्तों रक्त का मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और दोस्तों अग्न्याशय जो है ना, अग्न्याशय क्या है, दूसरी बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी है, यकृत है दोस्तों, पहली ग्रंथि बड़ी कौन सी है, यकृत है। दूसरी है अग्न्याशय। और अग्न्याशय दोस्तों, इसके पीएच मान की बात करें तो 7.5 से 8.3 जो है इसका पीएच मान है, ठीक है ना। तो पीएच मान हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है हर एक लाइन में। अच्छा दोस्तों, एक इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई, तो फ्रेडरिक बेंटिंग ने दोस्तों और चार्ल्स बेस्ट ने। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इंसुलिन की खोज जो है ना, बेंटिंग और बेस्ट बैटिंग करते हुए इंसुलिन की खोज की थी दोस्तों। याद इस प्रकार से याद रख सकते हैं, बाकी आगे ट्रिक तो भी बड़ी शानदार आएगी विटामिन वगैरह में। अब ये कब की गई दोस्तों, तो 1921 में इसकी खोज की, किसकी, इंसुलिन की, बेंटिंग ने, बेस्ट, ठीक है, बेस्ट और बेंटिंग दोनों ने। और दोस्तों पहला इंसुलिन का इंजेक्शन जो लिया वो किसने लिया दोस्तों, ये पहला इंसुलिन का इंजेक्शन तो 1922 में लिया गया इंसुलिन का इंजेक्शन। ये कनाडा के लियोनार्ड थॉम्पसन को दिया गया, मतलब कि लियोनार्ड थॉम्पसन ने पहला इंसुलिन का इंजेक्शन लिया दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। हर प्रकार की बीमारियों के बारे में भी बात करने वाले हैं। अब देखिएगा आगे क्या आता है आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, आगे ये आ रहा है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना मधुमेह कहलाता है। तो रुधिर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह कहलाता है। क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी बड़ा किसी से कम नहीं है। और दोस्तों देखिएगा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो 1628 में की विलियम हार्वे ने। सर इतने सारे याद कैसे रखेंगे, एक बार लिख लीजिएगा, आप वापस से पढ़ लेंगे ना, आपको याद करने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप 2 बार रिवीजन कर रहे ना। और जब एग्जाम हो उस समय एक बार और कर लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न ये बन रहा है कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, सबसे व्यस्त जो अंग है ना शरीर का वो कौन सा है, तो दोस्तों हृदय है। और जैसा कि आप कहते हैं सर दिल, हाँ वही दिल जो है ना, ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग है दोस्तों। और इसके कुल भार की बात करें तो केवल ये 300 ग्राम का ही होता है। ये जो दिल होता है ना, ये केवल और केवल 300 ग्राम का होता है दोस्तों। याद रखना, कितना, 300 ग्राम का प्रश्न बन सकता है कहीं से भी। और दोस्तों मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है ना, ये 3 भागों में विभक्त है। बोले सर कौन कौन से, तो देखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या फिर स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। तो याद रखना, एक तो आपका हो जाएगा केंद्रीय, एक आपका हो जाएगा परिधीय और एक आपका हो जाएगा स्वायत्त दोस्तों, ठीक है। स्वायत्त या फिर स्वाधीन कह लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है, परिधीय, स्वायत्त और केंद्रीय, तीनों जो है ये तंत्रिका तंत्र के भाग है। और ये किसके, मनुष्य तंत्रिका तंत्र के भाग है। आइए दोस्तों बात करते हैं मस्तिष्क के वजन की। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, अपन अपनी भाषा में कहे तो सिर या फिर माथा कह सकते हैं, ठीक है। तो मस्तिष्क का जो वजन होता है दोस्तों वो 1400 ग्राम होता है। कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। याद रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है यहाँ से। और दोस्तों आप जो पहचानते हैं ना, दर्द, ठंडा और गर्म, ये तीनों जो चीजें पहचानते हैं, इसका स्वाद जो है आप पहचानते हैं ना, ये पहचानने का जो कार्य करता है वो थैलेमस करता है दोस्तों। कौन करता है, थैलेमस जो है नामक ग्रंथि है, ये है जो इसका कार्य करता है। ओके, किसका, दर्द, ठंडा और गर्म क्या
क्या है और कौन सा इस प्रकार का कार्य थैलेमस करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन मानव शरीर से बाहर निकलता है। कितना शानदार प्रश्न है कि सांस द्वारा, एक जब मनुष्य सांस लेता है एक बार, तब है जो पानी, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिन भर की बात हो रही है ना, पानी प्रतिदिन एक दिन में लगभग 400 ml पानी है जो एक सांस में, दिन भर की सांस में बाहर निकलता है 400 ml। तो बड़ा शानदार प्रश्न यहाँ पर भी, ये व्यवहारिक ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें क्रेब्स चक्र की खोज किसके द्वारा की गई, हैंस क्रेब ने की दोस्तों, और कब की, तो 1937 में की दोस्तों। कब की, 1937 में की। किसने क्रेब्स चक्र की स्थापना, हैंस क्रेब ने की। खोज की बात करें, खोज जो है 1937 में की दोस्तों, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ के स्थापना आ रहा है। चलिए अब आइएगा प्रोटीन की ओर चलते हैं दोस्तों, और प्रोटीन में क्या बता रखा है देखिएगा। प्रोटीन में ये दे रखा है कि सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जो है जे बर्जेलियस ने किया। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने लिया दोस्तों, बर्जेलियस ने लिया, ठीक है। बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और मानव का शरीर लगभग जो है ना 15% प्रोटीन से निर्मित है। तो मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत प्रोटीन है, तो दोस्तों 15% जो है प्रोटीन है, इससे निर्मित है दोस्तों मानव का शरीर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और दोस्तों बच्चों में प्रोटीन की कमी से देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है, आप देख लेना, क्वाशियोरकर, ठीक है, क्वाशियोरकर, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों देखिएगा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर एवं मरासमस, ठीक है, मरासमस जो है नामक रोग हो जाता। दोनों नाम से याद रखना दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं और वसा की बात करते हैं। दोस्तों वसा जो है ना, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा का क्या कार्य, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, विभिन्न अंगों को छोटों से बचाती है। और क्या, 1 ग्राम वसा से 9.30 kg कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना शानदार प्रश्न बनता है यहाँ से। वसा से भी आपके 3-4 प्रश्न जरूर यहाँ से बनते हैं। अब आइएगा विटामिन की ओर। और दोस्तों विटामिन के बारे में बात करें ना, आपको अलग अलग तथ्य मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैं एनसीईआरटी पर आधारित दोस्तों जो यहाँ पर तथ्य लेकर आया हूँ। तो विटामिन की खोज की बात, आविष्कार की बात करें तो फंक ने दोस्तों 1911 में इसका किया था आविष्कार, ठीक है। विटामिन का आविष्कार 1911 में फंक ने किया था। और कार्बनिक यौगिक कैलोरी प्राप्त नहीं होती दोस्तों, ठीक है, कार्बनिक यौगिक कैलोरी प्राप्त नहीं होती। चलिए, और दोस्तों अगर बात करें विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब ये कैसे है, B1 है, केवल B है, B2 भी है, B3 भी है, B4 है दोस्तों। इस प्रकार से अपन आगे पढ़ते हैं, आइएगा। और दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है और बनता भी है। विटामिन A नेत्र, त्वचा, हड्डी व शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत प्रदान करता है विटामिन A। ओके, चलिए दोस्तों आइएगा, अपन बात करेंगे विटामिन की कमी से होने वाला रोग और उसके स्रोत, ठीक है, और उसके रासायनिक नाम भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को ये जानकारी रखनी है कि प्रश्न कैसे बनता है। मैं आपको बता दूं, प्रश्न का जो है लिहाज बनाया पूछा जाता है। तो देखिए, विटामिन A का रासायनिक नाम बता दो, ऐसा प्रश्न बने तो रेटिनोल करेंगे अपन। और दोस्तों कमी से होने वाले रोग की बात करें तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिएगा, रतौंधी, जीरोप्लेथमिया, ठीक है, जीरोप्लेथमिया, ये दोनों रोग बनते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। तो इस माध्यम से सारे के सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो विटामिन A का दोस्तों जो रासायनिक नाम है रेटिनोल है, और यहाँ से रतौंधी रोग मुख्य रूप से होता है। अगला आता है दोस्तों, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। अगला आता है विटामिन B। विटामिन B में थायमिन रोग होता है दोस्तों, थायमिन, और बेरी रोग होता है। थायमिन क्या है, रासायनिक नाम है दोस्तों, ठीक है, थायमिन जो है रासायनिक नाम है, और बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन जो है ना, ये इसका रासायनिक नाम है। त्वचा व जीवा का फटना, ये जो है इसका लक्षण है दोस्तों, रोग है, ठीक है, कमी से होने वाले रोग। और दोस्तों B3 की बात करें तो नियासिन इसका रासायनिक नाम है। पेलाग्रा, दाद और सिंड्रोम जो भी होते हैं ना, ये रोग B3 के कारण होते हैं, और नियासिन इसका नाम है दोस्तों, रासायनिक नाम।
अब B5 की बात करें तो दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल जो इसका रासायनिक नाम है, और बाल सफेद व मंदबुद्धि होती है। दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको सारे के सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख लेना एक बार। और B6 की बात करें पायरिडॉक्सिन, दोस्तों एनीमिया व त्वचा रोग हो जाएगा, ठीक है। जो कि रोग होते ही क्या हो जाएगी, एनीमिया रोग और त्वचा रोग B6 से होता है। और पायरिडॉक्सिन जो है इसके रासायनिक नाम है। और देखिएगा B7, देखिए दोस्तों B के बाद जो है B4 नहीं है, और B8, 9 और 10 नहीं है। तो B7 की बात करें तो बायोटिन, लकवा और बालों का गिरना, दोस्तों ये इसका जो है रोग है। और B11 की बात करें तो दोस्तों B11 फोलिक अम्ल रासायनिक नाम है, और एनीमिया और पेचिस रोग जो होता है। तो दोस्तों एनीमिया की बात करें तो B6 में भी एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग होता है, ठीक है। और B11 में भी फोलिक अम्ल जो रासायनिक नाम है, लेकिन इसका एनीमिया और एनीमिया इस दोनों का सेम है, तो ऐसा प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम होती है। B12 की बात करें दोस्तों साइनोकाबालामी, ठीक है। देखिएगा साइनोकाबालामीन जो है ये रासायनिक नाम है, और इसका भी दोस्तों एनीमिया रोग और पांडु रोग होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे। अब दोस्तों देखिएगा विटामिन सी से मैं आपको बता दूंगा, और ट्रिक भी आ जाएगी जो जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाई आपके लिए। ट्रिक जो है अगले पेज में होगी। विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, ये इसके रोग हैं। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरोल जो है ये रिकेटस होता है इससे, और ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। तो देखिएगा दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया कैल्सीफोरेल ये रासायनिक नाम है, और ये जो है ना ऑस्टियोमलेशिया जो है ना ये डी को ही होता है, ठीक है। और ई की बात करें दोस्तों विटामिन ई तो टोकोफेरोल और जनन शक्ति का कम करना होता है, इसमें ये रोग होता है। और विटामिन के में फिलोक्विनोन में रक्त का थक्का न बनना, तो ये होता है के में। तो बाकी तो आसान है। अगले पेज की ट्रिक देखें तो बड़ा आनंद आएगा आपको। आइए दोस्तों ट्रिक देखते हैं। ट्रिक देखें उससे पहले देखिएगा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। दोस्तों विटामिन बी और सी जो है ना दोनों जल में क्या है, घुलनशील है। और ADE के वसा में घुलनशील है। दोस्तों देखिएगा बी और सी को निकाल दीजिएगा, ये किस में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है। तो बाकी जो है ना बाकी सारे के तक ये क्या है, ये वसा में घुलनशील है। किस में, वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों याद रखना जल में कौन कौन से बी और सी, बाकी सभी वसा में घुलनशील है। और विटामिन उत्तकों में एंजाइम का निर्माण करते हैं। विटामिन जो है ना दोस्तों ये विटामिन क्या काम करते हैं, उत्तकों में एंजाइम का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपकी आगे ट्रिक बोलेंगे सर ट्रिक कैसी है देखते हैं। देखिए ट्रिक का पावर, देखिए दोस्तों बेस्ट ट्रिक है पावर ऑफ ट्रिक। देखिए ध्यान से, रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, रथ पर एक ट्रॉफी। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि रथ जो है आपका काम आने वाला है, एक जो है ये भी काम आएगा और ट्रॉफी भी काम आएगी। मतलब कि जो पर है ना ये साइलेंट है। और रोग का नाम आपको देखना है कि हाय रब्बा शरीर के खून आ गया, तो हाय को यहां से उड़ा लेना है, मतलब कि साइलेंट रखना है आपको। साइलेंट, रब्बा शरीर और खून, बस इतना सा आपको याद रखना है। रब्बा शरीर के खून आ गया, रथ पर एक ट्रॉफी। तो ये तो हो गए रोग के नाम, और ये रासायनिक नाम। तो आप एक बार देखिएगा ध्यान से कि ए विटामिन ए से, अब आपको ये तो लेके सकते हैं ABCD, ये तो आपको ध्यान ही है। अब देखिएगा र का मतलब हो जाएगा रासायनिक नाम, ठीक है दोस्तों। मतलब कि रासायनिक नाम की बात करें तो ये रथ पर एक ट्रॉफी, तो रासायनिक नाम रथ पर एक ट्रॉफी, तो र का मतलब होगा आपका र, तो रेटिनॉल हो जाएगा। जैसे कि आपने एक र को ले लिया रेटिनॉल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जिस प्रकार से थ है ना यहाँ पर, तो बी में क्या आ जाएगा, थ आ जाएगा, और थ का मतलब हो जाएगा थायमीन, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक लिखा है ना, तो दोस्तों सी का हो जाएगा ए, और एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, और के का मतलब हो जाएगा कैल्सीफिरोल हो जाएगा। दोस्तों इसके रासायनिक नाम हो गए ये, ठीक है। ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल मतलब र, और बी का है थ का मतलब हो जाएगा थायमीन, और दोस्तों सी का हो जाएगा ए मीन्स एस्कॉर्बिक अम्ल, और डी का हो जाएगा क मीन्स कैल्सीफिरोल। इसी प्रकार से दो और देख लीजिएगा। ई का दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये लो
ट्रॉफी। तो देखिएगा टो हो जाएगा, टो का हो जाएगा टोकोफिरोल, इतना तो आप ध्यान रख ही सकते हो। फी का हो जाएगा फिल्मोक्विनोन दोस्तों, फिलोक्विनोन। तो ये जो है रासायनिक नाम जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ABCDEK, ओके। और यहाँ पर F नहीं होता है, वैसे ध्यान रखना थोड़ा सा। और दोस्तों अब आता है रोग का नाम। जैसे कि रोग है ना, रब्बा, र का हो जाएगा ए का रब्बा, र का क्या हो जाएगा मतलब विटामिन ए का रतौंधी हो जाएगा। बा का हो जाएगा बा, बेरी बेरी रोग। स का हो जाएगा स्क्वरी रोग। और दोस्तों री का हो जाएगा रिकेटस। और ने का हो जाएगा नपुंसकता, जो कि ई में होता है नपुंसकता। और दोस्तों इस प्रकार से जो है खून, तो दोस्तों खून लिखेंगे तो खून का थक्का जो के में होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, और नहीं तो लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आप ट्रिक समझ गए होंगे। अगला क्या आता है, मानव रोग। बड़ा शानदार टॉपिक आता है मानव रोग, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाला रोग सबसे पहले देखते हैं। रोग, प्रभावित अंग और वाहक मच्छर, ठीक है, ये आपके हेडिंग आ जाती है यहाँ पर। अच्छा अब देखिए दोस्तों, मलेरिया जो रोग होता है, इसका जो वाहक जो होता है मच्छर, वो क्या होता है, मादा एनाफिलीज होता है दोस्तों। और प्रभावित किसको करता है, तिल्ली व आरबीसी को प्रभावित करता है। इसीलिए आपकी आरबीसी जांच करवाई जाती है, खून टेस्ट जैसे कि जो करवाया जाता है। पायरिया दोस्तों देखिएगा, पायरिया जो है दोस्तों, पायरिया की बात करें, प्रभावित अंग होता है मसूड़ों। मसूड़ा जो है वो पायरिया से प्रभावित होते हैं अंग। और दोस्तों देखिएगा, सोने की बीमारी जो है मस्तिष्क, जहाँ पर बात करें वाहक की तो सी मक्खी जो है ये इसकी वाहक है। पेचिश की बात करें तो आंत है। और दोस्तों कालाजार की बात करें तो अस्थि मज्जा है, और ये बालू मक्खी है। तो याद रखना प्रोटोजोआ से इतने ही रोग हैं जो कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे चुका हूँ, और इसको रट लेना, याद कर लेना भाई साहब, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। अब आते हैं कि बैक्टीरिया जनित रोग कौन से, मतलब कि जीवाणु जनित रोग जो है वो कौन से हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों बीमारी की बात करें और जीवाणु की बात करें और प्रभावित अंग की बात करते हैं। बीमारी का नाम है टेटनेस और जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि टेटेनी नाम जो है इसके जीवाणु का नाम है, और ये किसको प्रभावित करता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से हेजे की बात करें तो हेजा जो है ना, ये विब्रियो कोलेरी इसका जीवाणु का नाम है, और ये आंत को क्या करता है, प्रभावित करता है। टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी पीछे का नाम याद कर लेना, टाइफाइड। तो ये भी है जो आपके आंत को, हमारे आंत को जो है प्रभावित करता है। क्षय रोग दोस्तों, क्षय रोग जो है ना, ये कैसे याद रखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबकुलोसिस। तो आप इसको याद रखना, माइकोबैक्टीरियम रखो या फिर ट्यूबकुलोसिस रखो, एक ही याद रखेंगे तो है जो आ जाएगा आपका। वैसे क्षय रोग जो है ना, ये फेफड़ा को है जो क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे आता है डिप्थीरिया, और डिप्थीरी में तो डिप्थीरी आ रहा है, ठीक है, तो बाकी कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, डिप्थीरी आ रहा है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी श्वास नली को प्रभावित करता है। प्लेग की बात करें तो पाचुरेला पेस्टिस जो कि फेफड़े की बात करें तो इसको प्रभावित करता है। और दोस्तों काली खांसी की बात करें, हिमोफिलस पर्टूसिस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका जो है ये जीवाणु है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, ये सारे जीवाणु है। और दोस्तों निमोनिया की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और न्यूमोनिया पीछे ऑप्शन दे रखा है तो आप याद रख लेंगे। डिप्लोकोकस जो है न्यूमोनी, फेफड़ा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ओके। और दोस्तों देखिएगा फेफड़ा को ये क्या करता है, प्रभावित करता है ये रोग निमोनिया। कोड की बात करें तो दोस्तों लेप्री, कोड जो है लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है त्वचा को क्या करता है, प्रभावित करता है, और इसके जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और दोस्तों गोनोरिया की बात करें, गोनोरिया, तो दोस्तों गोनोरिया जो है ना, गोनोरियाई याद रख लेना ऐसे। और दोस्तों मूत्र मार्ग को ये प्रभावित करता है। और सिफिलिस की बात करें तो ये जो है टेपोनमा पैलिडम जो शीर्षण को जो है प्रभावित करता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं वैसे जीवाणु जनित रोगों के, ठीक है ना। चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे। चलिए तो दोस्तों देखिएगा आगे बढ़ें और अगले टॉपिक की बात करें तो मलेरिया जो शब्द है ना दोस्तों,
मलेरिया शब्द जो है ना, इसके सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया 1827 में, इसका प्रयोग किया गया। कब किया गया? 1827 को। और किसने किया? मैकुलास ने। मलेरिया मैकुलास, ठीक है, मलेरिया मैकुलास। सेंटेंस के आधार पर याद रख सकते हैं और लिख तो लेना ही है। कब किया? 1827। परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसके द्वारा की गई? साहब, परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज जो है लेवरन, और लेवरन नामक जो वैज्ञानिक, इन्होंने कब की? तो दोस्तों 1880 ईस्वी में की। बोले सर ये खोज का हम याद नहीं रख पाएंगे, एक बार लिख के देख तो लीजिएगा, क्या पता याद हो जाए। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ याद होगा ही होगा। और पढ़े उतना ही जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। विषाणु जनित रोग, दोस्तों जीवाणु जनित रोग पढ़ लिया अपने, अब आपका आता है विषाणु जनित रोग। अब देखिए दोस्तों, विषाणु जनित की बात करें, पहला हो जाएगा एड्स, दूसरा हो जाएगा डेंगू, तीसरा पोलियो, ठीक है। तो इसके बारे में देखिएगा, तो एड्स जो है ना दोस्तों, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी पूरी फुल फॉर्म है। अब ये प्रभावित जो है ना, ये अंग किसको करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, और इसका विषाणु का नाम है वो है HIV, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान ही है पहले से। और दोस्तों डेंगू की बात करें, डेंगू ज्वर या फिर डेंगू बुखार की बात करें तो ये संपूर्ण शरीर को दर्द देता है, हाथ पैर सिर दर्द, है ना। और दोस्तों देखिए अरबो वायरस जो है, इसका क्या है? विषाणु का नाम है। तो डेंगू जो होता है ये अरबो वायरस से होता है। और पोलियो की बात करें तो गला रीढ़ नाड़ी ये सब दर्द करते हैं पोलियो अगर बीमारी हो तो। और प्रभावित अंग जो होते हैं दोस्तों ये हो जाएंगे। और पोलियो का जो है वायरस है, सॉरी विषाणु है, वो पोलियो ही है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा दोस्तों संपूर्ण शरीर को है, जो ये संपूर्ण शरीर दर्द करता है। और मिक्सो वायरस जो है इसका विषाणु है। और दोस्तों चेचक की बात करें तो ये संपूर्ण शरीर को यहाँ पर भी ये जो क्या करता है? दर्द होता है और बुखार टाइप रहता है। तो दोस्तों देखिएगा वेरियोला वायरस इसका जो है ये है। और छोटी माता की बात करें तो संपूर्ण शरीर में ये भी दर्द करता है और वेरियोला वायरस इसका भी है। और दोस्तों खसरा की बात करें, खसरा तो संपूर्ण शरीर दर्द और मोरबिली वायरस इसको जो प्रभावित करता है। और दोस्तों देखिएगा रेबीज जो है ना, रेबीज बीमारी में क्या होता है? रेबडो वायरस इसको परेशान करता है और जो है ये प्रभावित करता है किस अंग को? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हर्पीज की बात करें तो त्वचा जो है हर्पीस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। त्वचा को ये जो ये क्या करता है? प्रभावित करता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बन जाएगा, स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़े दोस्तों, और अगला जो देखते हैं जीका बुखार, जिसका जीका वायरस के कारण होता है दोस्तों। जो जीका बुखार होता है ना, यहाँ पर वही तथ्य डाले जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो जीका वायरस के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइएगा आगे आते हैं। आइए दोस्तों आगे क्या है यहाँ पर। अब ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है आपकी, 1 घंटे और 10 मिनट या फिर 10 मिनट में समाप्त हो जाएगी। तो मनुष्यों में होने वाला आनुवंशिक रोग जो है ना दोस्तों, वर्णांधता है 1, नंबर 2 है हीमोफीलिया, नंबर 3 है टर्नर सिंड्रोम, नंबर 4 है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, नंबर 5 है दोस्तों डाउन्स सिंड्रोम, नंबर 6 पटाउ सिंड्रोम। तो सारे के सारे सिंड्रोम है, तो आप याद रख लो पटाउ, क्लीनेफेल्टर, डाउन्स, टर्नर, हीमोफीलिया, वर्णांधता। ये जो है ना ये आनुवंशिकी रोग है दोस्तों। क्या है? आनुवंशिकी रोग है। अगर आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप कंप्लीट देख रहे हैं, उसके लिए आप सभी का आभार जो भी देख रहे हैं। देखिएगा प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलाए जा रहे थे दोस्तों मानव स्वास्थ्य से संबंधित, और इसके बारे में अपन बात करते हैं कब और कहां पर। देखिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्य दोस्तों ऑल पूरे इंडिया में चले गए। 1962 से इसकी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम दोस्तों 1976 में इसकी भी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की बात करें 1975-76 में दोस्तों ये जो इसकी शुरुआत हुई। किसकी? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के 1975 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो 1982 में हुई दोस्तों, ठीक है, इसकी स्थापना। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की बात करें तो 1992 में इसकी स्थापना हुई। चलिए देखिएगा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1992 हो जाएगा।
राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की बात करें तो 1997 हो जाएगा। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो 1997 होगा। तो देखिए दोस्तों 1997 में क्या क्या हो रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर। देखिए ये जो है ना चारों, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में शुरू हुई, ये शुरू हुआ। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में, और पल्स पोलियो जो कार्यक्रम देख रहे हैं आप, ये भी है जो 1997 में। और समन्वित रोग निगरानी परियोजना की बात करें 1997। तो दोस्तों ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली ऐसे प्रश्न बनता है कि ये जो ये योजना या फिर ये कार्यक्रम, ये जो है ना, ये कब चलाया गया, कब से शुरू किया गया। तो वंदे मातरम योजना की बात करें 2004 में, और जननी सुरक्षा योजना जो है ना, ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। 2003 में ये शुरू किया गया था। ओके साहब, क्लियर। चलिए अब देखिएगा पोलियो वैक्सीन का विकास जो है ना, ये 1952 में दोस्तों, पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनक साल्क द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जोनक साल्क द्वारा किया गया। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनक द्वारा, और दोस्तों जोनक ने कब? जोनक साल्क द्वारा 1952 में। ओके साहब, अब यहां से जो मैं आपको अगला पेज पे लेके जा रहा हूं, आपके अगले पेज में आपको मैं लेके जा रहा हूं, यहां से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यहां से भले आप इसको सामान्य ज्ञान में काम में लो या फिर सामान्य विज्ञान में काम में लो, बड़े शानदार प्रश्न यहां से बनाए जाते हैं। देखिएगा सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग जो है ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। सबसे बड़ा दोस्तों कपी कौन है? तो सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला है। सबसे छोटा स्तनी जो जानवर है तो दोस्तों ससुंदर है। कौन है? ससुंदर। और दोस्तों अंड जरायुज स्तनी जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों कंगारू है। कंगारू दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु, ठीक है। सबसे व्यस्त मानव अंग की बात करें तो दोस्तों हृदय है ना। सबसे व्यस्त जो मानव अंग है वो कौन सा है? हृदय हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जो है ना वो है कौन सा? टर्टल, ठीक है। क्या है? टर्टल, और इसे आप जो है कछुआ भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप हो जाएगा। सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी की बात करें तो कटिपुंज पक्षी हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? कटिपुंज पक्षी हो जाएगा, जो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? तो चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? तो पाइथन नाम से जो सर्प है ये सबसे बड़ा सर्प है। और दोस्तों सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग जो बर्ड है ना, हमिंग बर्ड जो है ये सबसे छोटा पक्षी है। तो दोस्तों सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? कटिपुंज पक्षी है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा अंडा जो दोस्तों किसका है? शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा है। शुतुरमुर्ग जो अंडा देता है वो सबसे बड़ा अंडा है, ठीक है। और सबसे ऊंचा जो स्तनी है दोस्तों वो जिराफ है। जिराफ मुख्यतः जो है अफ्रीका का है ना। और दोस्तों बात करें सबसे बड़ा व भारी स्तनी तो नीली व्हेल है। कौन सी है? नीली व्हेल जो है ये सबसे भारी व सबसे बड़ा स्तनी, ठीक है। चलिए, और दोस्तों सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी जो है वो अफ्रीकी हाथी है, ठीक है। और ये तो दोस्तों भारी स्तनी, ये तो जो है ना ये आपको जलीय का पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी की बात करें तो अफ्रीकी हाथी हो जाएगा, हाथी। और दोस्तों देखिएगा अनप्रजक स्तनी की बात करें तो एकिडना वे डक विल प्लेटिपस हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अनप्रजक ये स्तनी है। और सबसे बड़ा समुद्री पक्षी की बात करें तो एल्बाट्रॉस, जिसके पंख होते हैं दोस्तों 10 से 12 फीट के। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी जिसका नाम है एल्बाट्रॉस। और दोस्तों ये इसके पंख की बात करें तो 10 से 12 फीट इसके पंख होते हैं। सबसे तेज तंत्रिका आवेग दोस्तों 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सबसे तेज जो तंत्रिका आवेग होता है वो 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और दोस्तों ये लास्ट की ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए मनुष्य फेफड़े का आंतरिक जो क्षेत्रफल है 93 वर्ग मीटर होता है दोस्तों, 93 वर्ग मीटर दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है ना मनुष्य के लगभग 40
गुना ज़्यादा होता है मनुष्य के कुल शरीर के। तो मनुष्य फेफड़े का दोस्तों हाँ देखिएगा 40 गुना जो है बाह्य क्षेत्रफल का इतना गुना जो ज़्यादा होता है। गुर्दे का भार दोस्तों लगभग 140 ग्राम होता है। जो अपना गुर्दा होता है वो 140 ग्राम का होता है। और छोटी आंत 7 मीटर लंबी होती है दोस्तों। तो छोटी आंत होती है ना तो 7 मीटर लंबी होती है। और इसके व्यास की बात करें तो 2.5 सेमी का व्यास बनता है। 2.5 सेमी का व्यास बनता है। और सांस के दौरान 500 मिलीलीटर हवा अंदर चली जाती है दोस्तों। सांस के दौरान जो है 500 मिलीलीटर हवा अंदर चली जाती है एक बार में। और दोस्तों अगर बात करें नख, खुर और सींग, नख, खुर और सींग जो होते हैं ना ये दोस्तों कठोर होते हैं। और ये किसके बने होते हैं? ये केराटिन उत्तक के बने होते हैं दोस्तों। किसके? केराटिन उत्तक के बने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपने पढ़ लिया कि भाई सांस के दौरान 500 मिलीलीटर हवा अंदर जाती है। छोटी आंत 7 मीटर लंबी और व्यास 2.5 सेमी का होता है। शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का जो 40 गुना होता है वो मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल होता है जो कि 93 वर्ग मीटर होता है। बाकी सारी जानकारी अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज जो है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जैसा कि हमने ने पढ़ा दोस्तों जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया। 1 घंटा और 10 मिनट हमें लगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटा और 10 मिनट लगे। और मैं आप सभी के लिए विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों ये क्लास जो हुई ना आपके लिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। क्रैश कोर्स जो आपको मैंने दिया आपने पूरा पढ़ा, उसके लिए आपका आभार। आपने विश्वास जताया और विश्वास अगर जताया है आपने तो आपको इसका फ़ायदा, इसका क्रेडिट भी ज़रूर आपको मिलेगा। दोस्तों आपने लिखे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगली जो क्लास आनी चाहिए वो किस टॉपिक पर आनी चाहिए, भौतिक विज्ञान पर या फिर रसायन विज्ञान पर, भौतिक विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान या फिर जो है किसी अन्य टॉपिक पर जो आपको टॉपिक अच्छा लगे। जरूर नहीं कि विज्ञान, इंडिया जीके का भी एक आप कह सकते हैं। कौन से टॉपिक पर अगली क्लास आनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हस्तलिखित नोट से इसमें बहुत सारी मेहनत लगी थी निःशुल्क। वहाँ से दोस्तों देखिए एक सागर से जितना आप पानी भरते हैं और वहाँ से दोस्तों उस प्रकार से इतना सारा मैटर है जीव विज्ञान का, वहाँ से आपके लिए मैंने जो है महत्वपूर्ण तथ्य उठाया है। तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो है ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी ने क्लास को कंप्लीट देखा उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है राजस्थान क्लासेस को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल प्रेस भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो कमेंट जो है पिन कर रखा है यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा किसका लिंक, टेलीग्राम का दोस्तों। और भी नई जानकारी के लिए और हमने जो भी कोई फीडबैक है जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।